अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं और डॉक्टर अकील अहमद आपके प्रोग्राम में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप लोग खैरियत से ठीक हैं? आप कैसी हैं? आप खैरियत से ठीक हैं? डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, हीट स्ट्रोक क्या है? जी डॉक्टर साहबा, हीट स्ट्रोक जो है ये बेसिकली अगर हम जिस्म को देखें ना, जिस्म में तकरीबन 60% जो इंसानी जिस्म होता है ना, ये पानी पे मुश्तमिल होता है। तो अगर 60% पानी पे मुश्तमिल है, जब हम डिहाइड्रेट होते हैं यानी कि जब पानी की कमी होती है जिस्म में, तो हम उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, अब हीट स्ट्रोक होता क्यों है? बेसिकली ये पानी जिसको मैं कह रहा हूँ, ये पानी नहीं है, ये एक महलूल है। और इसमें होता क्या है कि पोटाशियम है, इसके अलावा सोडियम है, मैग्नीशियम है। सोडियम का काम होता है कि जो इंसानी जिस्म का जो पानी है उसको बैलेंस में रखे। इसी तरह अगर हम पोटेशियम की बात करें तो ये मसल्स की मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो ये मसल की मूवमेंट नहीं हो सकती और दूसरी जिस्म की कारकर्दगी के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं जब बोल रहा हूँ, मेरे होंठ हिल रहे हैं, मेरी ज़ुबान हिल रही है, ये जो हमारे जिस्म में पोटेशियम की कारकर्दगी इन मसल्स को कंट्रोल करती है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो जिस्म को एक एनर्जी यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी कह लें, वो प्रोवाइड करने में अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह कैल्शियम वगैरह का हड्डियों में किरदार, और ये एक महलूल होता है। तो इस महलूल की कमी की वजह से जब प्रॉब्लम होती है तो हम उसको डिहाइड्रेशन का नाम या हीट स्ट्रोक का नाम देते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और सवाल है डॉक्टर साहब नाजरीन के लिए, जी बिल्कुल पूछिए, खुल के पूछें। लू लग जाना क्या है? अच्छा, लू लग जाना भी, हीट स्ट्रोक और लू लग जाना एक ही बात है। हीट स्ट्रोक हम इसको इंग्लिश में या मेडिकल के लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन चूंकि हमारे देहाती इलाकों में उसको उर्फ़ आम में लू लग जाना कहते हैं। तो लू लगना हीट स्ट्रोक की ही एक किस्म है। एक और सवाल भी है, क्या लू लग जाने से जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है? जी बिल्कुल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लू लगने से जिस्म में पोटाशियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम है, इस और कैल्शियम इवन, इनकी कमी हो जाती है, जिससे कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और इंसान के लिए मसला हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल भी है, लू लग जाने की अलामात क्या है? में इसकी वजूहात पे हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर दोबारा एक टच दे दूं कि सूरज आजकल आपको पता है बड़ी तपिश में है, और सूरज की रोशनी में लोग काम करने वाले या धूप में काम करने वाले लोगों को ये मसले मसाइल हो सकते हैं, या धूप में फिरने वाले ज़्यादा टेम्परेचर वाले इलाकों में ये मसले हो सकते हैं। और दूसरा, ये खिलाड़ी जो हैं, ये बाज़ बात गर्मियों में इनको चाहिए कि एक्सरसाइज अपनी कम करें और खेल मतलब ऐसे वक्त में रखें जिसमें सूरज की रोशनी ना हो। जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर जो है ये एलिवेट कर जाता है। अरे मैं वो पीछे बताना भूल गया कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट है। तो जब बॉडी का निज़ाम जो है वो मतलब इसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है तो और वो एलिवेट करता है, तो बुखार की सूरत में टेम्परेचर आपको महसूस होता है। तो कभी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने ना दें। तो हीट स्ट्रोक में होता यही है कि बॉडी का टेम्परेचर जब ख़तरनाक हद तक चला जाता है, यानी 105 से ऊपर जा रहा हो, तो वो एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। उसमें हमें लम्बा फ़िक्रिया होना चाहिए। इंसानी जिस्म में एक मैकेनिज़्म मौजूद है जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं। तो वाइटल फोर्स जब डिस्टर्ब होती है तो वो सिस्टम जो है एक अल्लाह ताला ने इंसान में एक सिस्टम रखा हुआ है कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट करेगा, हाई होगा, तो ग्लैंड जो हैं पसीने या स्वेटिंग के जो ग्लैंड हैं ये एक्टिव होंगे और इंसान को कूलिंग फ्राहम करने के लिए पसीना खारिज होगा। ब्रेन को एक मैसेज जाएगा, वो पसीना खारिज करेगा, और कुदरती तौर पर जो है पसीने की वजह से इंसान का जिस्म जो नेचुरल टेम्परेचर है, जिसको हम इनर टेम्परेचर कहते हैं या बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, वो मेंटेन करने में आसानी पैदा होती है। लेकिन जब हीट स्ट्रोक हो तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो हीट स्ट्रोक में पसीना का खराज या वो सिस्टम जो है वो मफलूज हो जाता है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर साहब, गर्मी है ना, तो लोगों के बहुत से सवालात आते हैं। ये भी पूछ रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से कौन से लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं? इसमें कोई एज का नहीं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि एज का इससे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। आपके जिस्म के अंदर अंदर एक मदाफ़ती निज़ाम होता है।
अच्छा, वो मज़ाफ़ती निज़ाम क्या होता है कि जैसे ही कोई चीज़ हमलावर होती है तो जिस्म का मज़ाफ़ती निज़ाम एक्टिव होता है और उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसको आप ऐसे समझ लें कि एक दुश्मन की आर्मी ने हमला किया और आपकी अपनी आर्मी इसको तहफ़्फ़ुज़ पहुँचा रही है। इसको हम वाइटल फ़ोर्स कहते हैं, एलोपैथी में उसको इम्यूनिटी कहते हैं, चाइनीज़ उसको ची का नाम देते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़ियत हम उर्दू में इसको बोलते हैं। तो ये जब गड़बड़ होती है तो वो बच्चा हो वो बूढ़ा हो, नॉर्मली बच्चों और बूढ़ों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत या वाइटल फ़ोर्स कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा इसका शिकार हो सकते हैं, या वो लोग जो धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो इसका शिकार हो सकते हैं। तो गर्मियों में कोशिश करें कि धूप को कम से कम फेस करें और जितना मुमकिन हो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें ताकि ये मसला ना हो सके। दूसरा मैं थोड़ा सा ये बता दूं, इसका मिसाल आप एक गाड़ी के इंजन से ले लें। गाड़ी के इंजन का आपको पता है कि रेडिएटर का पानी जब ख़त्म हो तो वो ओवर हीट हो रही होती है। इसी तरह जिस्म का निज़ाम चूँकि 60% पानी पे मुश्तमिल है, वो ओवर हीट जब पानी कम होगा यानी कि वो महलूल कम होगा तो जिस्म का निज़ाम जो है वो मफलूज होकर रह जाएगा और ज़ाहिर है अगर पानी नहीं होगा तो खुदा न खास्ता और मसले मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था इम्यूनिटी की या वाइटल फ़ोर्स की। वाइटल फ़ोर्स को मज़बूत रखने के लिए हमने एक मेडिसिन बनाई हुई है, हमारी एक मेडिसिन है, बहुत कामयाब है, तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका नाम और वो मैं आपको पीछे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये थोड़ी सी कीमतन अवेलेबल है, हम डाक के ज़रिए भी भिजवा देते हैं और जो लोग यहाँ करीब भी हैं वो आके बेशक क्लिनिक से ले लें। 409 उसामा ब्लॉक नश्तर कॉलोनी में हमारा क्लिनिक है, सेहत होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से। लू लगने की रोकथाम कैसे मुमकिन है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका। लू लगने के लिए रोकथाम जो है या सन हीट को या हीट स्ट्रोक को से महफूज रखने के लिए कुछ थोड़ी सी प्रिकॉशंस करनी है, एहतियातें करनी है, छोटी छोटी वो करनी होंगी। एक तो कोशिश करें कि गर्मियों के मौसम में मैक्सिमम घर पे रहें, या बहुत ज़रूरी है तो बाहर जाते हुए कुछ छतरी, मतलब सन को प्रोटेक्ट करें, आपके पास छतरी होनी चाहिए, या हेड टाइप होता है जो चारों तरफ से कवर हो ताकि धूप कम से कम पड़े। टोपी सर पे रखें, कपड़ा सर पे रखें। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल, हाँ आपने बिल्कुल अच्छा लुकमा दिया। पानी का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। आप एक बोतल अपने साथ रखें और थोड़ा थोड़ा सा घूट घूट पानी लेते रहें। पानी आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा कपड़ों का इंतखाब आपने करना है। जिस तरह मैंने ये काली शर्ट पहनी हुई है, ये काली नहीं होनी चाहिए और लूज़ शर्ट होनी चाहिए, लूज़ कपड़े होने चाहिए, लाइट कलर्स होने चाहिए। डार्क कलर्स को जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएँ हैं ये जज़ब करती हैं, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पानी पिएँ, वो बेहतरीन आपने हल बताया। और कोशिश करें वैसे घर पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। एक और सवाल भी है, हीट स्ट्रोक से जिस्म की किस हिस्से का नुकसान ज़्यादा होता है? ये भी नाज़रीन को बताएं ज़रा। वैसे तो जैसे मैंने बताया कि अगर हीट स्ट्रोक हो तो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये चीज़ें कम हो जाती हैं, तो उसमें तो हर हिस्सा मुतासर हो सकता है। लेकिन खुदा न खास्ता ये 105, 106, 107 तक जाए तो आपका जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कोलैप्स कर जाता है। CNS होता क्या है कि जैसे ही CNS एक निज़ाम है, एक सर्किट है इंसानी जिस्म में, इसकी मिसाल एक मेन स्विच की कह लें। जैसे ये इसको पैगामात, इसका काम होता है पैगामात वसूल करना और पैगामात डिस्पर्स करना। जैसे ही इंसानी जहन को एक पैगाम आता है कि इस वक्त बॉडी का टेम्परेचर हैवी हो रहा है या बढ़ रहा है, तो वो जो इंसानी सिस्टम है, जो CNS है, ये स्वेट ग्लैंड को ऑर्डर करते हैं, वो पसीना रिलीज़ करते हैं, उससे इंसानी जिस्म ठंडा होने की कोशिश होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा, जिस तरह गाड़ी की मैं मिसाल अक्सर देता हूँ कि बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए तो इंजन जो है वो सीज़ हो जाता है और गाड़ी को नुकसान होता है। इसी तरह इंसानी जहन या CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब कोलैप्स होगा तो खुदा न खास्ता इसमें बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक इस सवाल का भी आप जवाब दे दें, हीट स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर क्या है? जी बिल्कुल, रिस्क फैक्टर पे बात करें। रिस्क फैक्टर्स तो देखें जी, मौत वाक़ई हो सकती है। तो अगर मतलब ऐसा हो जाए और बॉडी टेम्परेचर एक गिवन उससे गेज से ऊपर चला जाए तो बिल्कुल मौत वाक़ई हो सकती है और सेकेंडों और मिनटों की बात है। तो ऐसी सूरत हाल को पेश करने के लिए, अगर आपको कोई ऐसी सूरत हाल आपके साथ होती है तो आपको तो खैर पता है, लेकिन उस वक्त बंदा कोमा में हो सकता है, मदहोश हो सकता है। चूँकि CNS, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, तो वो मतलब वो तो इस काबिल नहीं होगा कि किसी को ऑर्डर कर सके।
बहरहाल अगर आप ऐसी सिचुएशन किसी और लोगों में देखें तो होना ये चाहिए कि चम्मच से पानी देने की कोशिश की जानी चाहिए, या अगर पेशेंट अपने कॉन्शियस में है तो उसको जल्दी से जल्द पानी पिलाएं। अगर वो पानी नहीं पी सकता तो उसको पानी से टकोर करें, यानी कि पानी उसके जिस्म पे फेंकें, स्पेशली ये जो कानों की लो हैं बगलों में, और यहाँ पानी फेंकें ताकि उसकी जो एनर्जी है वो बहाल हो और वो जो पानी है वो पूरा हो और उसके जो वाइटल्स हैं वो पूरे हों और उसको इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल ले जाया जा सके। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इससे एक इंसान की, अगर आप एहतियाती तदाबीर करेंगे, फ़र्स्ट एड देंगे, तो एक इंसान की जान बच सकती है। अदरवाइज़ इंसानी जान बहुत कीमती है, लेकिन अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो इंसानी जान जा सकती है। मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, लू लगने के बाद कौन सी खुराक दी जानी चाहिए? जी, मैं ज़ाहिर है हमारा एक सवाल है, मतलब उसमें खुराक की तरफ भी मैं आता हूँ और मेडिसिन की तरफ भी आऊँगा। खुराक की अगर बात करें, देखें हमें वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे हमारे वाइटल्स पूरे हों, जिसमें पोटेशियम मौजूद हो, सोडियम मौजूद हो, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह मौजूद हों, ये इस्तेमाल करने चाहिए। वैसे तो शिकंजी और ये चीज़ें मतलब हर वक्त लेनी चाहिए ताकि जिस्म में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। और दूसरा एक सवाल आता है कि इंसान को दिन में कितनी गिलास पानी पीना चाहिए या कितना लीटर पीना चाहिए। देखें, इसमें बिल्कुल भी कोई लीटर की क्वांटिटी नहीं होती। जब आपको प्यास लगे आप पानी पी लें। प्यास लगने का मकसद ये है कि ब्रेन आपको सिग्नल कर रहा है कि प्यास लग रही है, आपको पानी पीना चाहिए। और पानी इतना पीना चाहिए कि आपका जो छोटा यूरिन है या पेशाब है वो सफ़ेद कलर का हो। जब आपका पेशाब पीले कलर में आए तो समझे कि आपको पानी की ज़रूरत है और इंसानी जिस्म पानी की रिक्वायरमेंट पे चल रहा है या मांग रहा है। तो ये तो सबसे पहले ये करना चाहिए। खुराक में आजकल खीरा आया हुआ है, इसको इस्तेमाल करें। फल जो हैं इसमें अमरूद बहुत अच्छा है, इसमें केला भी आप ले सकते हैं, फाइबर बेस है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें काफ़ी मौजूद हैं। एक अंडा खाएं, अंडे में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी एनर्जी रखी हुई है। स्ट्रॉबेरी बड़ा अच्छा सिलसिला है। इसके अलावा ऑरेंजेस, आजकल अगर ऑरेंज माल्टा हर किस्म का ले लें, और ये जो मेलन फैमिली है गो के, वो आपका वज़न बढ़ाएगी। ये जो मेलन फैमिली में तरबूज, खरबूजा और ये चीज़ें हैं, इसमें के लिए तो देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल देना चाहिए। वज़न तो बढ़ाएगी लेकिन साथ में ये वाइटल्स और पानी की कमी को भी पूरा करेगी। ये जो मेलन फैमिली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है, मोर देन 50% है, तो ये आपका वेट बढ़ाएगी। बहरहाल वेट बढ़ जाए कोई मसला नहीं है, जान बचनी चाहिए, इंसान का पानी पूरा होना चाहिए जिस्म का। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर धूप से मसला हो तो आपने ग्लूनाइन को याद रखना है। ग्लूनाइन 30 में TDS करेंगे। TDS का मतलब है सुबह दोपहर शाम 5 से 7 कतरे ओरल ले लें, या 7 से 12 कतरे थोड़े से पानी में डाल के ले लें, कोई मज़ायका नहीं है। उसके बाद जो सर दस्त मेडिसिन है, अगर सर में पेन है, बुखार, हाई फीवर ग्रेड है, तो बेलाडोना में इंसानी जिस्म सुर्ख होता है, चेहरे पे सुर्खी लाजमी होगी, वो लें। इसके अलावा एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है। एकोनाइट एकदम अगर आप पे अटैक हो तो उस सूरत में एकोनाइट लेनी चाहिए। एकोनाइट भी 30 में। ये तमाम मेडिसिन मैं 30 में बता रहा हूँ चूँकि ये हार्ड और एक्यूट केसेस होते हैं। जो एक्यूट केसेस हैं उसमें हम छोटी पोटेंसी यूज़ करते हैं। तो 30 में जो मेडिसिन लेंगे वो ओरल यानी कि मुँह में लेना ही है, तो वो 5 से 7 कतरे, और अगर पानी में लेनी है तो 7 से 12 कतरे लें। इसके अलावा एक बहुत अच्छी मेडिसिन नेट्रम्योर, जो कि नमक से बनती है डॉक्टर साहबा, नमक से बनी हुई मेडिसिन है, तो वो बड़ा अच्छा काम करती है, वो भी 30 में लेंगे। तो ये वो लीडिंग मेडिसिन हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला शिफा देगा। तो दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें अपने स्टूडियो बुलाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो AJ हेल्थ, सारे सवालों के जवाब मिल गए। बहुत शुक्रिया आपका। AJ हेल्थ TV को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की मुफीद वीडियोस आपको मिलती रहें। और ये प्रोग्राम हम रफ़ाए आमा में स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौला से रब्ता करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया जी। थैंक यू।